नमस्ते बच्चों। इस क्लास में आपका जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो जो टॉपिक है वहाँ मैंने लिखा है कारक उपपद विभक्ति। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चूँकि यह एक ऐसा टॉपिक है जो नीचे के क्लासों से ही शुरू हो जाता है। स्पेशली यदि कहें तो चाहे वो क्लास 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो या फिर 10 हो। 10 में यद्यपि आपको उपपद विभक्ति नहीं पढ़ना है, लेकिन जब वहाँ पर आप अशुद्धि संशोधन का काम करते हैं या और भी वाक्यों को बनाते हैं तो वहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसलिए इस दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। पहले जान तो लें कि उपपद विभक्ति है क्या, किसे हम लोग उपपद विभक्ति कहते हैं, और वास्तव में क्रिया का संपादन का जो काम करता है वही कारक भी होता है, उसी को हम लोग फिर कर्ता भी कहते हैं। तो यहाँ जो हम देखने जा रहे हैं जिस टॉपिक को, वास्तव में वह जब वाक्य में सामान्य रूप से, इसको ज़रा ध्यान से आप देखिएगा, जो मैं बात कहने जा रहा हूँ उसे ज़रा ध्यान से देखिएगा। जब भी हम वाक्य संस्कृत में बनाते हैं तो उस वाक्य में जब हम कारक के चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो कारक के चिन्ह के अनुसार हम उसमें विभक्ति भी लगाते हैं। जैसे कि आप यदि उदाहरण देखें तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि एक उदाहरण आपको मैं दे रहा हूँ फिलहाल, तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। सुदामा कृष्ण के मित्र थे, है ना, कृष्ण के मित्र थे। मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूँ, मित्र थे। ठीक है, सुदामा कृष्ण के मित्र थे, एक ये वाक्य है। ठीक है, और दूसरा वाक्य मैं ले रहा हूं, सीता राम के साथ वन गई। ठीक है, ये दो वाक्य है। ठीक है ना, इन दोनों वाक्यों को यदि आप ध्यान से देख लें, मतलब इसके ट्रांसलेशन को जब मैं करूंगा तो आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में उपपद विभक्ति है क्या। इसके बाद उसकी परिभाषा को आप खुद से बना सकते हैं। सुदामा कृष्ण के मित्र थे, यहाँ पर देखिएगा कृष्ण के साथ के का चिन्ह लगा हुआ है ना, कृष्ण के साथ के का चिन्ह लगा हुआ है। तो के का चिन्ह किस कारक का है? संबंध कारक का है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रा रे री, तो यहाँ पर के लगा है, मतलब संबंध कारक इसमें है। और जैसे ही संबंध कारक हो जाता है तो इसमें कौन सी विभक्ति लग जाती है? षष्ठी विभक्ति लग जाती है। ये 6ठे नंबर पर है ना, संबंधे षष्ठी सूत्र भी है, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर देखिएगा सुदामा कृष्ण के मित्र थे, तो कृष्ण के साथ जो कारकीय चिन्ह लगा है वो के लगा है। तो कहने का मतलब है कि जब के लगा तो कृष्ण में हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर संबंध कारक का चिन्ह के लगा है। तो का के की कुछ भी लगा हुआ हो तो उस शब्द में, उस पद में हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर यदि कोई और चिन्ह लगा हुआ हो, तृतीया यदि यहाँ पर यदि अधिकरण कारक का चिन्ह लगा हो, में पर लगा हो, है ना, या फिर क्या कहते हैं ये करण कारक का चिन्ह से लगा हो, जिसको कलम से लिखता है तो कलमेन, तो वहाँ पर हम तृतीया लगाते हैं। तो कहने का मतलब कि सामान्य जो कारक का जो चिन्ह है, इस कारक के चिन्ह के अनुसार जब हम विभक्ति लगाते हैं तो कारक विभक्ति के अंतर्गत वो आता है। कारक में प्रयुक्त होने वाले जो विभक्तियां हैं उसके अनुसार हम वाक्य को बनाते हैं। तो यदि इसको बनाए तो क्या हो जाएगा? सुदामा का सुदामा, ठीक है, सुदामा। अब कृष्ण के साथ षष्ठी लग जाएगी तो रूप हो जाएगा कृष्णस्य, बालक की तरह कृष्ण का रूप चलेगा, षष्ठी एक वचन में बालकस्य, वैसे हो गया कृष्णस्य, अमित्र का मित्रम, ठीक है, और थे का आसित। ठीक है, ये जो है एक सामान्य नियम हो गया। कृष्ण के साथ के लगा है इसलिए कृष्ण में हमने क्या किया? षष्ठी विभक्ति इसमें हमने लगा दी। ठीक है, ये तो हो गया। ये कारक का जो सामान्य नियम है, उस सामान्य नियम के अनुसार इस वाक्य में हमने जो कारक का चिन्ह लगा उसके अनुसार हमने इसमें विभक्ति लगा दी। लेकिन आगे देखिए, इसको कहता कि सीता, तो सीता का सीता, राम के आगे के लगा है। यहां देखिए राम के साथ भी के लगा हुआ है, राम के आगे के का चिन्ह है, ये भी संबंध कारक का ही है।
ठीक है ना। तो यदि हम यहाँ पर दे दें के का लगा है, जैसे यहाँ पर हमने के लिए हमने क्या किया, षष्ठी लगा दिया, तो यहाँ भी राम के साथ हम षष्ठी लगा देते हैं, तो हो जाएगा रामस्य। ठीक है। साथ का संस्कृत क्या होता है, सह। वनम का वन का वनम, गई का गतवती। गतवती चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए सीता तो गतवती, अगर कोई पुल्लिंग रहता राम तो गतवान। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ भी के लगा हुआ है, लेकिन के अनुसार यहाँ भी तो षष्ठी हो सकती है, लेकिन हमने यहाँ षष्ठी लगा भी दिया। ठीक है, लेकिन ये जो पद है ये गलत हो गया। यदि हमने षष्ठी लगा दिया, इसमें जब हमने षष्ठी व्यक्ति लगाई रामस्य कर दिया तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक खास पद आया है जो है सह। सह मतलब साथ। साथ के अर्थ में संस्कृत में सह अव्यय का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इस वाक्य में देखिएगा एक स्पेशल, एक विशेष शब्द आया है, वो है सह। तो सह के कारण इसमें रामस्य न होकर के यहाँ पर सही इसका शब्द क्या होगा, रामेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग अभी उपपद विभक्ति पढ़ेंगे तो उसमें ये आएगा। तो क्योंकि सह जैसे अव्यय किसी वाक्य में इस तरह से सह तो इसी को हम लोग उपपद कहेंगे। जैसे सह शब्द आ गया, सह अव्यय पद आ गया, तो इसके योग में मतलब इसका जिसके साथ संबंध है, तो किसके साथ, राम के साथ। तो रामस्य होने तो रामस्य नहीं होकर के इसमें क्या हो जाएगा, रामेन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कारक के चिन्ह को निषेध कर देता है। कारक का जो सामान्य नियम है, कारक के चिन्ह का प्रयोग न करते हुए उसको रोक करके एक स्पेशल नियम बनता है इस पद के कारण, जो कि रामस्य नहीं होकर के रामेन हो गया। तो इसी को हम लोग उपपद विभक्ति कहते हैं, इसी सह पद को, यही उपपद विभक्ति है ना। इसी को हम लोग उपपद विभक्ति कहते हैं। ठीक है, उपपद विभक्ति वाले जो पद हैं तो इसी को उपपद विभक्ति पद कहते हैं। मतलब जब किसी वाक्य में किसी विशेष शब्द के कारण, जब किसी वाक्य में किसी खास या किसी विशेष शब्द के कारण जब कोई विशेष विभक्ति लगती है, रामस्य नहीं रामेन, जब कोई विशेष विभक्ति लगती है तो हम लोग उसी को उपपद कहते हैं। विशेष विभक्ति कब लगती है, मतलब कारक के चिन्हों को छोड़ करके, मतलब वहाँ पर कारक का जो सामान्य चिन्ह है और सामान्य विभक्ति जो लगने वाली है उस विभक्ति को न लगा करके जब अलग से कोई विशेष विभक्ति लगाई जाती है, कोई दूसरी विभक्ति जो लगाई जाती है, तब उसी को हम लोग उपपद कहते हैं। हमें लगता है कि काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आपके सिलेबस में जो दिया गया है उसे हम देखते हैं। वास्तव में कारक के अनुसार देखें तो पूरा 7 विभक्तियों का हम प्रयोग देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके सिलेबस के अनुसार ही हमें देखना है। जो जो आपके सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस में जो दिया गया है ना, या आपके स्टेट गवर्नमेंट्स के सिलेबस में जो दिया गया है उसी की चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे, क्योंकि इसका एरिया बहुत बड़ा है। कारक या उपपद विभक्ति का जो है वो कारक प्रकरण बहुत बृहद है, उतना आपको जानना जरूरी भी नहीं है। मैं वही चाहता हूँ कि जो आपके सिलेबस में सिर्फ उसे ही आप देखें। तो चलिए इसका सिलेबस हम लेते हैं। ये मेरे हाथ में आपका सिलेबस है, मैं यहाँ फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ। जो आपको द्वितीय विभक्ति में पढ़नी है, द्वितीय विभक्ति मतलब जिसके साथ ऐसे पद जिसके साथ द्वितीय विभक्ति आपको लगेगी, द्वितीय छोड़ करके कोई भी दूसरी विभक्ति उसमें नहीं लगेगी। कुछ ऐसे पद होंगे, कुछ ऐसे विशेष शब्द हैं जिसमें कि कुछ दूसरी विभक्तियां भी लगती हैं, तो उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें है अभितः, अभितः, अभितः मतलब होता है चारों ओर या सब ओर। सब का अर्थ भी हम लोग देखते चलें, चारों ओर। परितः, परितः मतलब भी सब ओर अथवा चारों तरफ, सब ओर, है ना। अभितः, परितः, उभयतः, उभयतः, उभयतः मतलब हो गया दोनों ओर अथवा दोनों तरफ, है ना, दोनों ओर अथवा दोनों तरफ। ठीक है। उसके बाद है समया निक्सा, समया। उसके बाद है निक्सा, समया निक्सा। इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है
नज़दीक, है ना, नज़दीक अथवा समीप, है ना, नज़दीक अथवा समीप। इस प्रकार से है प्रति, हो गया। इसके बाद है प्रति। प्रति मतलब होता है और, प्रति मतलब और। फिर है विना, विना विदाउट के अर्थ में, विना मतलब बिना, ठीक है। इसमें तो कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं। इसी प्रकार से और भी कुछ है, जैसे धिक, है ना, धिक शब्द भी है, हा भी है, ठीक है। तो धिक या हा, इन सभी, धिक मतलब धिक्कारना। तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके योग में आपकी द्वितीया विभक्ति होती है। इसी प्रकार से हा के बाद है फिर अंतरा, ठीक है। तो इतना जो अंतरा मतलब बीच में, अंतरा मतलब होता है बीच में, ठीक है। हा हो गया प्रति, प्रति मतलब भी और, हा मतलब भी और, धिक मतलब धिकार, धिकारना, विना मतलब तो विना है ही। तो इस प्रकार से ये सभी के सभी पद आपको द्वितीया विभक्ति के लिए यूज होते हैं। तो ये जितने पद देख रहे हैं, अब इसको हम लोग अलग अलग उदाहरण द्वारा देख सकते हैं। कुछ उदाहरण देखेंगे, सभी को देखेंगे तो काफ़ी आगे हो जाएगा, क्योंकि और भी विभक्तियों को आपको देखना है, ठीक है। तो फिलहाल इसका एक दो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि अभिता है, परिता है, इसका एक देखते हैं, फिर प्रति का देखेंगे। एक इसका उदाहरण लेते हैं कि किस प्रकार से द्वितीया विभक्ति होती है वाक्य में। इस प्रश्न को दो तरह से पूछा जाता है। एक तो सामान्य आपको शब्दरूप के माध्यम से आपको पूछा जाएगा, और दूसरा उसमें विभक्ति और कारण देकर के पूछा जाता है कि किस कारण से इस पद में कोई भी विभक्ति हुई है या द्वितीया विभक्ति हुई है। आप देखें इसको, जैसे कि विद्यालयम, विद्यालयम परितः, परितः लेते हैं, कोई भी एक शब्द आप ले सकते हैं। विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, ठीक है, वृक्षाः सन्ति। ये मैंने एक उदाहरण लिया। विद्यालय के चारों ओर अथवा सभी ओर क्या है, वृक्ष हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर विद्यालयम परितः है, तो यहाँ पर तो का के की का चिन्ह आ रहा है। यदि इसका हिंदी में हम अर्थ देखें तो विद्यालय के चारों ओर अथवा सब ओर, चारों तरफ वृक्ष हैं। तो यहाँ पर तो षष्ठी होनी चाहिए थी, क्योंकि का के की का चिन्ह आ रहा है। विद्यालय के चारों ओर, है ना, सब ओर, मैंने सबका अर्थ लिख दिया है, सब ओर मतलब चारों ओर या सब ओर। तो विद्यालय के चारों ओर, तो यहाँ पर जो है, जो विद्यालय में जो द्वितीया विभक्ति देख रहे हैं, ये किसके कारण हुई, परितः के कारण इसमें द्वितीया विभक्ति हुई। विद्यालय में कौन सी विभक्ति हुई, द्वितीया, ठीक है ना। विद्यालय में परितः शब्द के कारण इसमें द्वितीया हुई, नहीं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वास्तव में यहाँ पर क्या होना चाहिए था, विद्यालय से होना चाहिए था। यहाँ पर विद्यालयम नहीं होकर के यहाँ पर विद्यालयस्य होना चाहिए था। सामान्य नियम के तहत, कारक के नियम के अनुसार यहाँ पर विद्यालयस्य होना चाहिए था, लेकिन चूंकि एक विशेष शब्द आया है जो उपपद विभक्ति का पद है परितः, इसके कारण इसमें विद्यालयस्य नहीं होकर के इसमें हम द्वितीया लगा दिए, और वो हो गया विद्यालयम, विद्यालयम, महलंत भी लिख सकते हैं। तो विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। अब देखिए, इस उदाहरण को हम प्रश्न में बदल देते हैं। जो बोर्ड में आपका जो प्रश्न पूछा जाता है, जो फाइनल एग्जामिनेशन में आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो किस किस तरह से पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा पता भी होगा, साथ साथ उसकी हम लोग चर्चा भी करते चलें। अब यहाँ पर सब खाली स्थान दे देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको खाली स्थान दे दिया गया डैश। यहाँ पर आपको परितः दिया हुआ है ही, है ना, परितः वृक्षा है ही, वृक्षाः सन्ति, और ब्रैकेट में कोई भी एक अकारांत शब्द लेते हैं जो आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। अब यहाँ पर खाली स्थान दे दिया गया,
यहाँ पर शब्दरूप दे दिया गया। इस शब्दरूप में और आपको क्या करना है, अब उचित विभक्ति लगानी है कि रियल में इस शब्द में सही विभक्ति क्या होनी चाहिए, जो वाक्य के अर्थ को अच्छी तरह से निकाल सके, कोई गड़बड़ी नहीं हो। तो यहाँ पर आप देखें तो अब देखिए ग्राम के साथ जैसे आप इसमें षष्ठी लगाएंगे, ऐसे देखिए तो लगता है कि ग्राम में षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए। तो ग्रामस्य परितः, चूँकि परितः का अर्थ भी हम जान रहे हैं चारों तरफ या सब ओर, तो गांव के सब ओर वृक्ष हैं, है ना। तो यहाँ पर ग्रामस्य आप लगा दीजिएगा, लेकिन वही गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, अब यहाँ पर देखना है कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि कोई उपपद विभक्ति वाला शब्द आया है। तो यदि उपपद विभक्ति वाला शब्द आया है, जैसे यहाँ पर परितः आया है, तो इस परितः को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, ग्रामम में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, द्वितीय लगाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रामम हो जाएगा। मतलब ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, यहाँ पर षष्ठी होता, लेकिन षष्ठी यहाँ पर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक विशेष शब्द आया है अव्यय पद, वो है परितः, जो कि हम लोग द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत, द्वितीय उपपद विभक्ति के अंतर्गत हमने पढ़ा कि ये सभी शब्द जिस वाक्य में रहेंगे उस वाक्य में इसके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति ही होगी, कोई अलग विभक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। इसी प्रकार से और भी सभी आप देख सकते, अभितः को भी यहाँ रख सकते हैं। ग्रामम अभितः वृक्षा सन्ति, गाँव के चारों ओर वृक्ष हैं। उभयतः, दोनों ओर, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। विद्यालयम उभयतः वृक्षा सन्ति अथवा पर्वताः सन्ति, इस तरह से। समया निक्सा, है ना, समया निक्सा भी कर सकते हैं नज़दीक के अर्थ में। इसमें दूसरा उदाहरण एक ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको गृहस्य निकसा, निकसा मतलब नज़दीक, समया मतलब भी नज़दीक, दोनों का अर्थ नज़दीक ही होता है। निकसा, गृहस्य निकसा नदी अस्ति, नदी अस्ति, कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं निक्सा शब्द, गृहस्य निक्सा नदी अस्ति, घर के नज़दीक, घर के समीप नदी है, तो किसी न किसी के समीप होगा, है ना। तो का के की यही यहाँ पर चिन्ह लग रहा है, इसीलिए यहाँ पर गृहस्य होना चाहिए था। ये जो हमने लिखा है इसमें हमने गृह शब्द में षष्ठी विभक्ति हमने लगाई है। तो क्या ये वाक्य सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है निक्सा शब्द आया है। निक्सा उपपद विभक्ति का पद है। इसके कारण में चूंकि हम द्वितीय में पढ़े हैं कि यदि समया निक्सा भी हो या प्रति हो, विना हो, धिक हो, तो इन सभी शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होगी? जिसके योग में जिससे ये जुड़ा हुआ है उसमें द्वितीय होगी, न कि षष्ठी होगी। तो इसलिए यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर गृहस्थ नहीं दे करके यहाँ हम गृहम देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या देंगे हम? गृहम देंगे, गृहस्थ नहीं होगा। तो गृहम निक्सा, अब ये वाक्य ठीक हो गया। गृहम निक्सा नदी अस्ति, गांव के नज़दीक नदी है। इसी तरह से आपको क्लास 10th में भी अशुद्धि संशोधन के लिए आपको दे देगा, इसमें षष्ठी लगा देगा और आपको उपपद विभक्ति वाला पद दे देगा और वो आपको वाक्य को ठीक करने के लिए दे देगा। जो क्लास 10th का जो मैंने अशुद्धि संशोधन का जो वीडियो बनाया है उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर गृहम निक्सा नदी अस्ति। इसी तरह से जैसे अब धिक भी है, विना भी है। एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर एक पद है विना, यहाँ पर हम खाली स्थान छोड़ते हैं। जिस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं मैं डायरेक्ट उसी तरह से लेता हूँ। यहाँ पर मैंने खाली स्थान छोड़ दिया, यहाँ पर मैं विना शब्द लिख दे रहा हूँ। विना अहम न गमिष्यामि, न गमिष्यामि, है ना। मोहन शब्द है, मैंने एक बच्चे का नाम मैंने दे दिया मोहन, जो कि बालक की तरह चलने वाला है। कहता है विना अहम न गमिष्यामि, मतलब मोहन के बिना। मोहन में आपको उचित विभक्ति लगानी है, जो कि आपको प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, उसी मॉडल में मैं ये वाक्य लिखा हूँ। तो मोहन शब्द को यहाँ रखिए और मोहन में आपको विभक्ति लगानी है, जो कि एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं इसी तरह से। तो मोहन में क्या होना चाहिए था? कारक के चिन्ह के अनुसार तो यहाँ षष्ठी आ रहा है। मोहन के बिना, मोहनस्य बिना होना चाहिए था, लेकिन नहीं, चूंकि यहाँ पर विना शब्द आया है, विना जो कि उपपद विभक्ति का पद है, तो इसके योग में कौन विभक्ति होगी?
हमेशा द्वितीया होगी। तो इसलिए मोहन में द्वितीया लगाएंगे तो हो जाएगा मोहनम। मोहनम, मोहनम बिना अहम न गमिष्यामि, मोहन के बिना मैं नहीं जाऊंगा, कहने वाला ये कह रहा है, ठीक है ना। मतलब मोहन आएगा तब मैं जाऊंगा, उसने कंडीशन रखा, तो इसलिए विना के योग में मोहनम में द्वितीया हुई। एक चीज़ ध्यान देना है, विना एक ऐसा पद है जिसमें कि द्वितीया, तृतीया और पंचमी ये तीनों विभक्तियाँ लगती हैं। ऐसा व्याकरण में एक नियम बनाया गया है, तो इसी नियम के अनुसार हम लोगों को चलना है, ठीक है। तो विना के योग में कौन कौन सी विभक्ति होगी, यहाँ पर द्वितीया तो होगी ही, द्वितीया, तृतीया और पंचमी। 235 बड़ा अच्छा फॉर्मूला है ना, 235, इससे आपको याद कर लेना चाहिए। बिना के योग में 235 मतलब द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति और पंचमी विभक्ति। ये बिना शब्द के योग में ये तीनों विभक्तियाँ होती हैं, द्वितीया, तृतीया और पंचमी, ठीक है। मतलब जहाँ पर मोहनम हुआ, इस मोहनम के जगह पर इसमें आप तृतीया भी लगा सकते हैं। मतलब मोहनम भी हो सकता है, मोहनेन भी हो सकता है, मोहनेन, ठीक है, अथवा मोहनात भी हो सकता है, मोहनात, पंचमी। ये तीनों में से कोई भी एक शब्द आप लिखेंगे तो वो सही होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन डिपेंड करता है कि यदि आपको एग्जामिनेशन में विकल्प दे दिया गया है तो इसी तीनों में से एक कोई विभक्ति उसमें लगा करके दी जाएगी, जिससे कि आपको पता होना चाहिए। लेकिन यदि आपके सिलेबस में सिर्फ अगर द्वितीया में अगर बिना दिया है, आगे नहीं दिया है, तब तो द्वितीया वाली ही होगी, आगे वाले होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, ठीक है। लेकिन इससे आपको जानना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से धिक है, धिक्कार, मैं भरबली बोल दे रहा हूँ, आप सुनते चले जाइए। धिक मतलब त्वाम धिक, तुमको धिक्कार है। तो इसमें जुष्मंत के शब्द रूप में द्वितीया विभक्ति हो गई, है ना। त्वम युवाम, यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तो त्वाम द्वितीया हो गई। तो त्वाम धिक, तुमको धिक्कार है ना। अंतरा, बीच में, रामम श्यामम अंतरा मोहन अस्ति, राम और श्याम के बीच में मोहन है। तो रामम श्यामम अंतरा, अंतरा मतलब बीच में, जब दो के बीच में किसी एक को बताना है तो उस दोनों पदों में द्वितीया लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप वाक्यों को अलग अलग बना सकते हैं और उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इसे दो तरह से पूछा जाएगा, एक तो शब्द रूप आपको दे करके कारक के लिए ऐसे पूछा सकता है, एक और तरीका है जो आपको पूछा जाता है, इससे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। एक इसका तरीका और है जो आपसे पूछा जाता है, वो क्या है, कहता है विभक्ति और कारण बताइए, ठीक है ना। विभक्ति और कारण, जैसे आपको ये उदाहरण दे दिया गया, छात्रः क्षेत्रम, क्षेत्रम प्रति, क्योंकि प्रति नहीं लिए थे इसलिए मैंने इसका उदाहरण लिया, क्षेत्रम प्रति गच्छति, ठीक है, क्षेत्रम प्रति गच्छति। और यहाँ क्षेत्रम को अंडरलाइन कर दिया गया है और आपको प्रश्न में दे दिया गया कि इसका विभक्ति और कारण बताइए, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो यदि विभक्ति और कारण के लिए आपसे यदि पूछा जाएगा तो आपको क्या करना होगा, आप नीचे जो है एक जगह विभक्ति लिख दीजिए और नीचे उसका कारणम लिख करके दे दीजिए, कारणम, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। विभक्ति कौन सी लगी है, तो द्वितीया लगी है, तो आपको यहाँ लिख देना होगा द्वितीया विभक्ति, सिर्फ आपको विभक्ति लिख देनी है द्वितीया, ठीक है। कारण क्या है, तो प्रति शब्द के कारण, तो प्रति शब्दस्य योगे, प्रति शब्दस्य योगे, योगे मतलब योग में, इसके कारण से, ठीक है। तो इस तरह से इस वाक्य के विभक्ति और कारण को आपको बता देना चाहिए। एकदम सामान्य चीज़ है। विभक्ति कौन सी लगी है, तो द्वितीया लगी है, चूँकि आपको भी पता है कि प्रति के योग में हमेशा द्वितीया विभक्ति होती है, चूँकि यहाँ पढ़ चुके हैं, है ना। देखिए यहाँ प्रति है, और मतलब छात्र क्षेत्र की ओर जा रहा है, फील्ड, है ना, खेत को भी कहते हैं अथवा जो फील्ड है उससे भी हम लोग कहते हैं। तो छात्र जो है फील्ड की ओर जा रहा था, घर की ओर जा रहा है, तो इसलिए इसमें क्षेत्र में प्रति के कारण इसमें द्वितीया विभक्ति है। तो इसी चीज़ को आपको यहाँ ऐसे लिख देना, प्रति शब्दस्य योगे। तो इस दो तरह से प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जिस तरह से पूछे आप उसको उसी रूप से तैयारी करके और आपको एग्ज़ाम में उसको देना चाहिए। चलिए, तो आज हम लोग द्वितीया विभक्ति को
यहीं रोकते हैं। फिर नेक्स्ट दिन तृतीया चतुर्थी एक एक विभक्ति को हम देखते चलेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसमें जो मुख्य जो शब्द आए हुए हैं उन सभी शब्दों को हम लोग एक साथ देखें और काफ़ी डिस्कशन करते हुए देखें। फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी इसी कारक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।